नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट1। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। वक्फ बिल को लेकर लगातार आपने देखा लोकसभा के अंदर मंजूरी, राज्यसभा के अंदर मंजूरी और अब बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल यहां कानून बना है। नए कानून को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब विपक्ष पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में यहां 4 याचिकाएं दायर कर दी गई है। बीजेपी ने कानून को जनहित में बता दिया है। गरीबों मुसलमानों के हित में वक्फ कानून यहां पर लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम बातें गिनाई गई। बिहार में जेडीयू नेता सीएम नीतीश से अब नाराज हो गए हैं और पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जेडीयू के समर्थन पर आरजेडी हमलावर हो गई है और आरजेडी ने सीएम नीतीश पर निशाना साध दिया है। चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अब आप देखिए कैसे यहां पर काम किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया है कि अब जनता सबक सिखाएगी और वो लगातार वक्फ बिल को लेकर आम जनता के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। हमेशा कानून का विरोध करते रहेंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया गया है। बिहार में कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। कानून बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 3 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा अमित शाह का जम्मू कश्मीर के अंदर है। तमाम मुद्दे आज आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस बीच में सियासत लगातार जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर वक्फ बिल को लेकर एक कड़ा विरोध विपक्षी पार्टियां करती नजर आई। सबसे पहले सोनिया गांधी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगा दिया गया कि जबरदस्ती इस कानून को मनवाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए आरजेडी की तरफ से भी एक निशाना साध दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इसका विरोध लगातार करेंगे। और अब विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। कई दलीलें अपनी रखी गई है, लेकिन उन दलीलों पर आगे किस तरह से काम किया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब ये कानून बन गया है। सरकार ने एक अधिसूचना में ये कह दिया कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और वक्फ संशोधन विधेयक को शुक्रवार की सुबह राज्यसभा में लंबी बहस के बाद पारित कर दिया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी। राज्यसभा में विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई और पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में यहां करीब 12 घंटे की बहस के बाद मंजूरी दी गई है और जिसमें 288 मत जो है वो पक्ष में पड़े और 232 मत जो है वो विपक्ष में पड़े हैं। दोनों सदनों में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलीलों के बाद आप देखिए किस तरह से काम किया गया। विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां व्यक्त की गई, जिन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दे दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख कार्यालय में ज्यादा प्रवेश वार्ता यहां पर की गई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल जाएगा और इसका विरोध करता रहेगा। यानी कि दिल्ली के अंदर कानून बनता है, बिहार तक सियासत शुरू हो जाती है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर या नवंबर के बीच में आप देखिए किस तरह से चुनाव हो सकता है और हर एक पार्टी बिहार के अंदर अपनी सत्ता काबिज करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा जिस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 26 का विरोध हम लोगों ने किया था, उसी प्रकार से ये वक्त जो है वो बिल का, अब वक्फ बिल का जो विरोध है हम लोगों के द्वारा हमेशा किया जाएगा। यानी कि आरजेडी लगातार ये सवाल उठा रही है कि जेडीयू पर हमलावर रहेगी। जेडीयू के कुछ नेता इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि नीतीश के साथ उनकी नाराजगी हो गई है। वक्फ बिल पर उन्होंने अपनी सहमति जताई। इससे पहले विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल खड़ा किया गया कि क्या टीडीपी और जेडीयू इसका समर्थन सरकार को देगी, तो टीडीपी और जेडीयू खुलकर सामने आई और पूरा समर्थन दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया है। अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो यहाँ त्रिशूल बिल को फाड़कर कचरे में डाल दिया जाएगा। अब सियासत चरम पर हो गई है वक्फ बिल को लेकर, लेकिन उस बीच में अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर का है, साथ ही साथ बिहार के अंदर सियासत शुरू हो गई है। वक्फ बिल को लेकर घमासान मच गया है। पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल गया हुआ है। तो अब यहाँ पर कितना
फायदा मिलेगा बिहार के अंदर, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस बीच में वक्फ बिल को लेकर जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है, उस पर किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, इसी के लिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने। ये हम सब अपने देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकेले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ कोर्ट की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया, जा चुका है। ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री, एक नहीं बल्कि दो उप मुख्यमंत्री। अभी कल ही एक वीडियो आया, कल 2 वीडियो आए, दोनों उप मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री को अधिकारी लोग खाना परोसता है और एक उप मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि थानेदार का ट्रांसफर कर देना चाहिए। कल सम्राट चौधरी जी कहीं गए हुए होंगे मुंगेर वगैरह, तो वहां बीडीओ सीईओ स्तर के अधिकारी मंत्रियों को खाना परोस रहे थे, चिकन मटन परोस रहे। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों। चलिए, तो फिलहाल तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो अपनी ये रणनीति बनाएंगे और इसके खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहेंगे। बढ़ जाते हैं पैनल की ओर। संदीप दुबे हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी जुड़ने के लिए। राजेश तिवारी हैं हमारे साथ, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जगदीप सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं राजेश जी आप ही के पास आऊंगी। आप ही लोगों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है, चाहे वो आप जेडीयू की बात करें, क्योंकि आपके कुछ नेता इस्तीफा दे गए हैं, तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान पार्टी पर भी उठ गया है। बिहार के अंदर चुनाव भी है, चुनौतियां आपके लिए बढ़ गई हैं। देखिए, कोई चुनौतियां नहीं है, ये चुनौती नहीं है जो छोड़ रहे हैं उसके बारे में इसके पहले भी सब डिस्कस हो चुका है कि वो क्या थे, पार्टी में क्या स्थान था, उनके जनता के बीच में उनका क्या स्थान था, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां तक आप तेजस्वी यादव जी की बात कर रही है, देखिए तेजस्वी यादव जी का ये स्थिति है
कि एक ओर से अगर झूठ आ रहा हो और सामने से तेजस्वी यादव जा रहे हो ना, तो झूठ भी जो है इनके पैर पर टांग कर लेगा कि हम तो झूठे बदनाम है, असली तो झूठा आप हैं। तेजस्वी यादव जी झूठ फैलाने में माहिर हैं। वो जिस तरह का वादा कर रहे हैं, जिस तरह से इसको सब जवाब दिखा करके और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं के बहन जो है लोकसभा में है। जब ये वोटिंग हो रहा था तो उस समय सो रही थी। और क्या क्या स्थिति है ये मुसलमानों के लिए, एक काम कोई अगर बता दे कि अपने राजकाज में जो है 1990 से लेकर के 2005 तक के बीच में कोई भी एक काम किया हो, तो इनके पास नहीं है। यहाँ तक कि बिहार का सबसे बड़ा अल्पसंख्यकों को लेकर के जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था 89 में, भागलपुर दंगा, उसका मुख्य आरोपी को जब लालू यादव जी अपने हेलीकॉप्टर पर लेकर के और मुख्यमंत्री रहते हुए घुमाते थे, वो कभी भी छुट्टा घूमते थे, कभी भी वो जेल नहीं गए। और वही 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जब शासन आया तो स्पीड ट्रायल गठन करके उसको जेल के सलाखों पे। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव आने दीजिए, उसका रिजल्ट तो चुनावों में मिलेगा नीतीश को। अरे रिजल्ट क्या मिलेगा, अभी उपचुनाव हुआ है, चारों में जो है इनका धराशायी हो गया। 30 साल का जीता हुआ हार गया। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं मैडम कि चुनाव आ जाने दीजिए, आपका झूठ और पानी का पानी एक दो तरफा हो जाएगा। हकीकत ये है कि ये मुसलमानों को हितैषी नहीं है, और ये बिहार के मुसलमान समझ रहे हैं। आज एक ऐसा है कि हमारे यहाँ बिहार में आज रामनवमी है, और इसके पहले जो है जुम्मा का नमाज था। उस पटना के महावीर मंदिर के पास जो है जो टेंट बना हुआ था, उस टेंट में महावीर मंदिर का टेंट बना हुआ था, उसमें जो है लोग मुस्लिम लोग उस समय जो ये कर रहे थे, दिन में दुआ कर रहे थे। ये हमारे यहाँ का संस्कृति। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गंगा जमनी तहजीब का आज जो बिहार एक इकलौता देश है जहाँ 8,500 कब्रिस्तान का घेराबंदी करने वाला बिहार है, और ये बात कर रहे हैं। अरे बिहार, ये तो हकीकत यह है कि इनके जमीन ये इसलिए 1 मिनट इसलिए इनके चयन है कि वक्त बोर्ड का जितना बिहार में आरजेडी से भी प्रवक्ता हमारे साथ होना चाहिए थे। और राजद के कार्यकर्ता और राजद के नेता है बेचैनी है कि अगर ये चला जाएगा तो हम लोग। आशा जी मैं रखूं बात? हाँ प्लीज रखिए। आशा जी देखिए, बिहार की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर जितना मैं समझ पाया हूँ, सबसे पहली बात नीतीश कुमार की जो छवि है वो बहुत सेकुलर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीते कुछ सालों में राजनीतिक अवसरवादिता ने उनकी विश्वसनीयता को तो कटघरे में खड़ा किया ही। अभी तो कुछ घटनाएं मैं आपको बता दूं, जैसे तीर कमान उनके हाथ से छूटना एक उद्घाटन समारोह के दौरान, उसके बाद उनके दफ्तर से विज्ञप्ति जारी हो जाना, जबकि देर रात उनकी जानकारी में ये बात नहीं थी, और तदोपरांत राष्ट्रीय गान के समय पे उनका हंसना और फिर उनकी सेहत पर सवालिया निशान लगना, ये वो बातें हैं जिन पर शायद ये बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहां मैं ये बता दूं, वो जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या ये तमाम दल ये समझ रहे थे, क्योंकि इनकी सत्ता केंद्र में तो है ही, राज्यों में भी थी, तो इनको लगा कि अगर भाजपा का साथ छोड़ेंगे तो राज्यों से भी हाथ धो बैठेंगे। और ये मानकर ये चल रहे थे कि आने वाले वक्त में, अभी चुनाव में देर है, खास करके अगर हम बाकी के 3 नेताओं की बात करें तो हम ये करेंगे कि भाई तब तक इस डैमेज कंट्रोल को संभाल लेंगे। लेकिन हुआ ये कि आज इन्हीं की पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो इनके खिलाफ मैदान में उतर गए, तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि ये असंवैधानिक था। और एक बात और जोड़ दूं यहाँ पे, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मोदी सरकार के कितने ऐसे फैसले हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से आप शुरू हो जाइए, और उसके बाद एक लंबी फेर इसमें आपको दिखा दूं, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट की बात हो, आधार कार्ड को एक तरह का एक्सेस देकर सरकार के हाथ में सारा ताना बाना देने की बात हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर मोदी सरकार के कई डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने गए, और अब कांग्रेस इसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में है। और मैं मानता हूं कि ये एक और फैसला होगा उसी तरीके से जैसे किसान बिल लेकर आए थे मोदी जी, और बाद में जब चुनाव सर पर आ गया तो फिर माफी मांगी थी किसानों से। आज भी परिस्थितियां मुझे वैसी नजर आ रही है। जी आशा। संदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए हैं कांग्रेस, कर लीजिए जो करना है। संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आवाज नहीं आ रही है। आशा जी बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस हमेशा संविधान की बात करती है। आज पहली बार विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से जनता के बीच नकाब उनका उतर गया। ये देश में समानता की जरूरत की बात पहले करते रहते थे, ढोल बजाते थे। ये भूल गए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। लेकिन क्या ये समानता तब सही कहलाएगी
जब किसी की निजी संपत्ति को बिना किसी सूचना, बिना सुनवाई वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए। हम इसी अन्याय को रोकना चाहते थे, बीजेपी यही अन्याय रोकना चाहती थी। आज वक्फ एक्ट में जो एक तरफा अधिकार की बात पहले होती थी कि भाई कोई भी है वक्फ संपत्ति घोषित हो सकती थी, यानी क्या संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का वो उल्लंघन नहीं था। हम इसका विरोध कर रहे थे। हम पारदर्शी और जवाबदेही चाहते थे। हम चाहते थे कि संपत्ति का जो अधिकार है उसमें उन लाखों नागरिकों की आवाज हम बनना चाहते थे जिनकी जमीनें बिना न्यायिक प्रक्रिया के छीन ली जाती हैं। बीजेपी का उद्देश्य किसी मुसलमान भाइयों से लड़ना नहीं है, फिर स्पष्ट कर दूं, या एनडीए गठबंधन के किसी भी दल का उद्देश्य किसी मुसलमान भाई से लड़ना नहीं है। उनको पक्षपात के न्याय और समान कानूनी व्यवस्था लागू करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती कानून थोपे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश पहले है, कार्रवाई होती है। आशा जी, देश पहले है। हम वोट बैंक की कभी राजनीति नहीं करते। हम दूसरी पार्टियों की तरह इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं मुस्लिम भाई भी इस विषय को समझ रहे हैं। राष्ट्र हित में ये फैसला हुआ है, पूछ लीजिएगा आशा जी, बढ़ाने वाला ये फैसला है। संविधान का अगर राज चाहिए तो संविधान का राज स्थापित हुआ। आशा जी, एक बात मैं स्पष्ट करके बात खत्म भी करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात राजेश जी ने कही। मैं भी एक बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। हमारे यहाँ एक छठ पर्व होता है, हम सब लोग घाट पे जाते हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल होता है, हिंदू भी शामिल होता है। जगदीप जी, वो कह रहे हैं बिहार पे राजनीति करने की कोशिश हो रही है, समुदाय को समुदाय से लड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फायदा कैसे मिलेगा? मुसलमान है। आ रही हूँ मैं दिनेश जी आपके पास। संदीप जी ठीक है, हो गया। आशा जी, मैं दिनेश जी से अनुरोध करूंगा। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी हो गई ना, ठीक है, हो गया। दोनों का जवाब दे दीजिएगा जगदीप जी। दिनेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिए। मैं आशा जी ये चाहूंगा कि दिनेश जी से मैं तवक्को करता हूं कि वो निष्पक्ष होकर इस बात को जस्टिफाई कर दे। पहले तो सेक्शन 40 का इनसे पूछ लीजिए कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर। जब ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाने का अख्तियार है वक्फ के खिलाफ, तो ये झूठ मत बोलिए। आप इतने बुद्धिमान हैं, आप मुझे बताइए सेक्शन 41A क्या कहता है? देखिए ऐसे को मौका दीजिए, यही बोले संदीप जी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वापस मैं आप ही के पास आ रही हूँ जवाब के लिए। झूठ बर्दाश्त नहीं होता आज का जमाना। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल 4 बातें करूंगा। मुझे लगता है कि विश्वास जनता हम पे केवल 4 बातें आशा जी। अगर इस तरह अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। बिहार से हैं आप, कम से कम बिहारियों का तो लिहाज कीजिए। सेक्शन 40, 14(1)A, सेक्शन 73, सेक्शन 55 और सेक्शन 77। सुनिए, ये वक्फ के वो कानून है जिनके खिलाफ आपने जनता से झूठ बोला। अभी आपने क्या बोला कि बिहार में हिंदू मुसलमान इकट्ठे हैं। 70 साल की बुजुर्ग पर आप नमाज पढ़ने के लिए FIR दर्ज करवा देते हैं, 7 पुलिस वालों को निलंबित कर देते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम दिनेश जी को ले आइए। विकास की बात करते हैं। ठीक है, हो गया जगदीप जी। संदीप जी ठीक है, हो गया। ये दिनेश जी को ले आइए प्लीज। आंकलन करना जरूरी है। दिनेश जी, इस वक्त सिचुएशन जो देश के अंदर, हाँ आ रही हूं मैं आपके पास। दिनेश जी, इस वक्त सिचुएशन जो पूरे देश के अंदर बनी हुई है, जिसमें वक्फ बिल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जिस तरह से इस वक्त हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। अब तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दलीलें किस तरह से रखी जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर वक्फ बिल को लेकर विरोध कर रही है तो 2013 में क्या था जो 2025 में अलग हो गया? जवाब दीजिएगा। एक और मेरा सवाल जोड़ नहीं, 1 सेकंड रुकिए ना। वो पूछ लीजिए कि क्या यह मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सरकार ये लेके आई है? अरे बिल्कुल, तो अभी आएंगे ना 10 पॉइंट्स पर, तो पहले ही बात करेंगे। रुके 1 मिनट। हाँ दिनेश जी। देखिए आशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल का पास होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि शायद तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यूनाइटेड ये बिल को अपोज करेंगे, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोगों ने रिजाइन किया, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं थे।
पार्टी इस समय ये चाहती है, मुझे बिहार की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं समाचार पत्रों से ये पढ़ता हूँ उसमें लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए अलायंस ने 30 सीटें जीती हैं 40 में से बिहार में, तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि हमारा आपस में मिलजुल कर चलना ही हम मतलब मेजॉरिटी असेंबली चुनाव में ला सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए बीजेपी को इसमें सपोर्ट किया और ये सब आने वाले विधानसभा चुनावों पर। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहाँ रह गए? ये तो राजनीति हो गई ना कि हाँ ठीक है, राजनीति में आपको इस काम से फायदा मिल रहा था तो ले लीजिए, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी पर ही तो सवाल था। अगर समर्थन सीधे तौर पर पार्टी की तरफ से दे दिया गया तो फिर इस्तीफा क्यों? क्या पार्टी की सहमति नहीं ली गई? ये छोटे लीडर थे जो अपनी मतलब पॉलिटिकल गेन के लिए, जो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने रिजाइन किया। किसी बड़े नेता ने रिजाइन नहीं किया। दूसरी बात है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी 2013 में, जगदीप जी भी जानते हैं, जो उन्होंने अमेंडमेंट किए थे वक्फ बोर्ड के एक्ट में, वो एक थोड़ी सी एब्सोल्यूट पावर देती थी। कांग्रेस को उस समय लगता था कि शायद हमें पूरा मुस्लिम वोट हमें मिल जाएगा। आज अगर जगदीप जी भी जानते हैं कि 2014 के चुनाव हारने के बाद AK एंटनी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कांग्रेस में। उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी? उस कमेटी ने कहा था कि कांग्रेस का एक इंप्रेशन बनाए कि कांग्रेस इज एंटी हिंदू पार्टी। तो उस कमेटी की अगर रिकमेंडेशन को कांग्रेस लीडरशिप ने सीरियसली लिया होता तो आज कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से ऐसा एक्सट्रीम स्टैंड लेती है हर इशू पे, जिसमें जो मेजॉरिटी है वो एक तरह से एलिनेट हो जाती है। मेजॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि जो हिंदूज को ये लगता है कि हम कांग्रेस हमारे खिलाफ स्टैंड ले रही है। नहीं, ऊपर जाने की बजाय डिक्लाइन में आती जा रही है ना कांग्रेस। इसी पर जवाब लूंगी मैं जगदीप जी आपसे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। टीवी है तो बता दे मुझे कि सेक्शन 40 में क्या है, और ये बताएं कि जब सेक्शन 77 क्लियरली ये बताती है कि आमदनी से लेकर मुतबन्नियों तक, बीच में नहीं बोलिएगा, सब आपको तय करना है। देखिए फिर आशा जी के बीच में बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा ये अच्छा नहीं लगता। चैनल पर बैठे एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह बीच में कूदेंगे तो क्या होगा? सुन लीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं सेक्शन 32 क्या है। चलिए मैं बंद कर देता हूं बोलना, आप बता दीजिए वक्फ का सेक्शन 32 क्या कहता है। चलिए मैं छोड़ देता हूं इस डिबेट को, बाकी चीजों को बताइए क्या कहता है सेक्शन 32। बताएंगे? बताइए क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्यों 3 काले कानून वापस लिए गए? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? और आशा जी मैं आज आपको बता रहा हूं, यही वक्फ बोर्ड का बिल संविधान के पास जब इसकी बात जाएगी, देश की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ये आर्टिकल 25 और 26 का सीधा उल्लंघन है, संविधान के ऊपर प्राण घातक हमला है। ये दोबारा एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिद्ध होगा, ये मैं बता दूं। बाकी जनाब आप बता दीजिए ना, मैं जो सेक्शन पूछ रहा हूँ बाकी छोड़िए, आप मुझे बता दीजिए ना जो सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ उन सेक्शन पर आप क्या कहेंगे? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का हेमंत गुप्ता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2022, उसमें क्यों सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है कि कहीं भी जाइए, ट्रिब्यूनल में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, क्या है? और सेक्शन 4 बता दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए भाई साहब, सेक्शन 4 बता दीजिए। आप ज्ञानी आदमी है मुझे पता है, सेक्शन 4 बता दीजिए क्या है। अच्छा जी पूछिए, कितना झूठ बोलेंगे? मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आकर के प्रवचन, ये बताइए राहुल गांधी जी क्यों नहीं लोकसभा में बोले? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो आपके नेता हैं, अरे भाई साहब लल्लन सिंह है ना बोलने के लिए, वो तो भाजपा में चले गए मालूम होते हैं, वो बोल रहे हैं ना भाजपा की तरफ से। अभी आप राहुल गांधी जी इसलिए नहीं बोले कि उन लोगों को, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है भाई साहब, सबको मौका मिलता है, जिसने स्टडी की उसको मौका मिला। कि भाजपा की बोर्ड में बैठ के जाकर आज नीतीश बाबू आए हैं, दया आती है उन पर। नहीं एक सेकंड हुआ नहीं, राजेश जी राजेश जी एक सेकंड। जगदीप जी 2013 में कौन कौन से बदलाव कांग्रेस पार्टी लेकर आना चाह रही थी और कौन कौन से बदलाव किए? मैं वही बता रहा हूँ आशा जी, मैं वही फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो सेक्शन 14 है इसमें 1A जोड़ा गया, इसके अलावा बाकी की तमाम प्रावधान पहले से थे। जैसे सेक्शन 4 की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले आपको सरकार को बताना है, फिर आपको सर्वे कमेटी बनानी है, फिर सरकारी गैजेट में छापना है उस संपत्ति के बारे में। उस वक्त वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये काम नहीं किया जगदीप जी? उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए काम नहीं किया?
2013 में जो संशोधन करने की बात रखी गई, क्या उसमें वोट बैंक लुभाने के लिए वो काम नहीं किया गया था? कतई सहमत नहीं हूं मैं आशा जी। उसका कारण ये दिनेश जी, है कि ये जो तमाम चल और दिनेश अचल जी, संपत्तियां आशा जी, पिक्चर क्लियर ये कीजिए सरकारी प्लीज। नहीं है, सेक्शंस ये बहुत मुस्लिम गिना दी लोगों ने जगदीप दान जी की ने, है। लेकिन इस बार जो कानून बना है, अमेंडमेंट हुई है, महिलाओं को अधिकार दिए गए, पिछड़ों को उनका अधिकार वो दिया पहले गया। भी था, वो पहले भी था, वो देखिए, पहले भी था आशा जी। आशा जी, दशरथ ऐसा- जी इसकी आशा जी, एग्जांपल ऐसा- अभी आंकलन कर पंजाब में लेंगे ना, वोट दिए हैं। अभी आंकलन कर लेंगे आशा- जगदीप जी प्लीज। आशा- एक सेकंड, इस आशा तरह जी, से नहीं। हाँ, आशा जी, ऐसा है दिनेश जी, कि कांग्रेस को, मतलब जगजीत जी ऑफिशियली नहीं सहमत होंगे, लेकिन ये सच बात ये है कि कांग्रेस को ये पता ही नहीं कि हमें किस लाइन पे चलना है। अब 80s में देखें, शाहबानो केस में जब कांग्रेस को लगा कि हिंदू हमारे से नाराज हो जाएंगे, तो राजीव गांधी ने उसी समय राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। ना उनको हिंदू मिले वोट, ना मुस्लिम वोट मिले। यही साहब जब 2013 में हुआ, जब कांग्रेस ने सारे प्रो मुस्लिम कोई मतलब अपीजमेंट करने के लिए कुछ स्टेप उठाए, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, बाद में जो हमारे अभी स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है कंट्री के, सबसे पहला अधिकार उनका मिनॉरिटीज का। तो कांग्रेस को लगा कि हिंदू फिर नाराज हो गए, कांग्रेस ने अफजल गुरु को फांसी दे दी। मुस्लिम भी कांग्रेस से छूट गए, हिंदू भी कांग्रेस से छूट गए। कांग्रेस बीइंग ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस को मिडिल पाथ अडॉप्ट करना चाहिए। कांग्रेस को एक नेशनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, ना कि अपीजमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। इससे क्या महिलाएं होगा हैं या कि नहीं, एलिनेशन हो रही है, महिलाएं मेजॉरिटी एक सेकंड, एलिनेट हो रही है ये कांग्रेस। जगदीप जी बोलने दीजिए, एक सेक्शन मिनट। 4 में पहले क्लियर है। जगदीप जी, मैं वापस आप ही के पास आ रही हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए नहीं, दिनेश जी। मैं टेक्निकल इश्यूज पे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कांग्रेस से एलिनेट हो रही है। जो पॉलिसीज पूर्व प्रधानमंत्री जगदीप इंदिरा जी, गांधी ने अडॉप्ट की थी, कांग्रेस को वो पॉलिसी करप्ट अडॉप्ट ऑफ करनी द चाहिए। स्टोरी कम शब्दों में ये है कि जितनी बार भी विक्टिम कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेलने की कोशिश की, उसका फायदा नहीं मिला। खुद किया तो बहुत अच्छा, दूसरे ने किया तो बहुत खराब। आशा जी, मैं भी मुख्तर जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आप शाह बानो पे मत जाइए, मैं बिल्किस बानो पे आऊंगा। मैं सीधी एक बात कर रहा हूँ, आप एक बात को समझिए। जितने प्रवीण जी, मैं आप ही के प्रावधान पास आ रही हूँ, उन्होंने इसके बताए, बाद वो मैं आप ही के पहले पास आ रही हूँ। वो पहले से थे आशा जी, वो पहले से थे। नहीं, ये गैर पिक्चर मुस्लिम क्लियर दो करना वोटर जरूरी है आना, ना, जो ये इन्होंने कांग्रेस क्या पार्टी सही बार बार किया? लोगों को मिसलीड करने की पहले कोशिश जिला कर रही है। कलेक्टर को, आपकी आवाज नहीं आ रही आशा जी, हाँ। पहले जिला कलेक्टर को ले आए, फिर उसके बाद ये 2 नॉमिनेटेड लोगों को ले आए। क्या ये सही था? 5 साल तक कौन मुसलमान है कैसे तय करेंगे? मोदी जी की फोटो लगा के सर्टिफिकेट देंगे? अरे नमाज पढ़ने पर जेल हो जाए जिस देश में, 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाए, संदीप जी जवाब ड्रोन के दीजिए। साथ वो ये बार-बार तय सवाल किया उठा जाए रहे कि हैं नमाज कि नमाज पढ़ती हुई महिलाओं क्या को, हाल कर दिया मेरे देश महिला का? को गिरफ्तार किया गया, अपमान किया गया। होती चली जा रही है। जिस जिस आशा जी 14 ये मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता रट रहे हैं, क्या ये बताएं कि किसी संस्था को संविधान से ऊपर रखकर इस देश में खड़ा किया जा सकता है? क्या फिर न्याय और समानता की बात आप जो कर रहे हो, वो न्याय और समानता की कौन बात करेगा? आप बार-बार 14 जो रट कहाँ लेके जा आप रहे हो? जिस सेक्शंस संविधान की का बात उसको क्या कर रहे लेना हो, देना है? भारत में अगर सरकार का संविधान उसको क्या ऊपर लेना है, देना है? संविधान ऊपर ही रहेगा। संवैधानिक और है। हमने जब की सरकार तरफ से हम बीच बात में है, एक एक करके ट्रिब्यूनल जगदीप बीच जी, में अब जवाब है, सुन लीजिए तमाम प्लीज। जो है वो सरकार अपने पास रखती है, तो यही फिर क्या करनी है? चाहिए। आईएएस और ऑफिसर जो बैठता ट्रस्ट है पे लागू हो, वहां का चेयरमैन बन के, जवाबदेही सरकार क्या बात कर रहे हो? उसमें मुस्लिम भाइयों आप का ही बताओ, आ जाए मोदी जी भाई। ने घुसपैठी ठीक है, आप हो जब गया, आप संदीप यही जी, की ठीक वजह है। उनको भुला रहे हो, ये बताओ। संदीप जी, यही ठीक है, हो वजह गया। उनको बोलना ही समझ रहे हो। और वो आपसे ऐसी राजेश झूठ बोले जी, जा रहे हो। महिलाएं पहले से थी भाई। आप सिर्फ ठीक है संदीप जी। देखिए, जाति के संविधान नाम की पे बात इस देश करते में हो आप। बात फैला रहे हो। संदीप जी, वो कह रहे हैं कि कौन सा बदलाव हो गया? महिलाओं को तो पहले भी हक थे, हाथ जोड़ के बैठे, हे प्रभु, हे कांग्रेस वक्फ देवता, बोर्ड तो पहले आप भी पूरी काम कर रहिए। रहा था, कौन से बड़े आप बदलाव हो गए? ठीक है संदीप जी, हो गया। हाँ, राजेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है मैडम, जो बिल पास हो गया है वो बिल पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय आप साइन कर दिए, वो कानून बन गया। ये न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय में इनका अधिकार है जाना, इसमें कहीं तो रहिए। लेकिन कांग्रेस को ये तो बताना चाहिए कि देश में सबसे लंबे शासन तक आप शासन किए हैं देश में। आप ये बताइए, इतना अगर मुसलमानों के लिए किए हैं तो आप क्यों आज के पसमानदा समाज और औरतें आज इस स्थिति में है? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, और उनका कभी भी सिर्फ एक बीजेपी को डर दिखा करके और ये इसके का फायदा उठाया, बाकी ये मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए कुछ नहीं किए। आज ये बताइए, जो ये बोल रहे हैं इनके नेता कौन है? आज ये आर्टिकल हमको दिखा रहे हैं। आज ये बताइए कि इनके नेता क्या हो? राहुल गांधी।
आशा जी यही 2-3 दिन पहले यही पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, प्रतिपक्ष के नेता का बोलने नहीं दिया जाता था। इस बिल पर पूरा देश जानना चाहता था कि प्रतिपक्ष के नेता जगदीप जी, क्या ये विचार वाजिब रखते हैं इस सवाल बिल पर। है लेकिन कि इस जब समय मौका ये दिया जाकर गया के तो राहुल गांधी ने ये अपनी ही गेंद क्यों गोगोई के पाले में डाल दी, क्यों नहीं बोला? आप अगर इतनी सेक्शंस गिना रहे हैं, ये सेक्शंस वहां पर गिनानी चाहिए थी कि नहीं गिनानी चाहिए थी? सोनिया गांधी जी नहीं बोली। ठीक है, मैं आशा जी जवाब देता हूं, मैं बताता हूं। राजेश जी, सुन ठीक लीजिए है, ना भाई जवाब साहब, दीजिए। सुन लीजिए ना। अरे नीतीश बाबू, मुझे पता है ठीक नहीं है सेहत उनकी, सुन लीजिए। पहली तो बात यह है अरे कि राहुल गांधी जी सुनिए जिस ना, पार्टी का राहुल नेतृत्व गांधी को करते, पहले सुनिए ना नेता भाई बनाइए। साहब। अरे लल्लन सिंह बोल रहे हैं ना आपकी जगह पे, आप क्यों बोल रहे हैं? वो बैठे ना बीजेपी की गोद में, नेता बनाइए छोड़िए। और देश के बेटे को लांच करना था, वो भी नहीं हुआ। इस तरह अब से मुद्दे पे कम आ से रहे कम दीजिए। आप आशा जी, इसका लोकसभा में उत्तर जो ये है व्यवहार करते हैं कि आग से कांग्रेस बंद पूरी करते हैं। राजेश तरह से एक जी, राजेश जी, डेमोक्रेटिक सुन लीजिए स्टेट अब। पे यकीन करने वाली हाँ। पार्टी है। अरे सुनिए ना भाई साहब, सवाल पूछा है ना आशा जी ने मुझसे, जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आशा जी, हमारे यहाँ होमवर्क होता है। अगर मैं इस पर बात कर रहा हूं ना, तो मैंने 40 की 40 प्रोजेक्टेड अमेंडमेंट पढ़ी है। 44 जो जगदीप जी, आप संशोधन फिर विपक्ष कानून ने के उस बताए पर थे आ वो जाते पढ़े हैं। हैं। 14 जो जब मैं माने हैं सुप्रीम वो कोर्ट पढ़े के हैं आशा जी। अधिवक्ता को लाऊंगी दिक्कत तो पता क्या है? कानून पर ही राहुल चर्चा गांधी करेंगे। जी मैं आप सिर्फ मौका एक ही दिया, सवाल सुनिए। जानना चाहती हूँ आशा जी, कि अगर अब ये मौका कोई सवाल मिला है? है लोकसभा में बोलने के लिए, राज्यसभा में बोलने के लिए, तो फिर क्यों नहीं? राजेश जी, सारे सवाल आप ही दाग लीजिएगा। सुन नहीं रहे हैं जगदीप जी? गोगोई को क्यों मौका दिया गया बोलने के जी। लिए? राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? प्रियंका गांधी क्यों नहीं दिखी? सोनिया गांधी की तरफ से क्यों नहीं रखी गई बात? मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं आशा जी। मैं फिर से बता दूं, राहुल गांधी जी उस दौरान संसद में थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही नेता जो है वो हर सवाल के उत्तर में खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता जैसे नीतीश बाबू की पार्टी में होता होगा। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमने उन नेताओं को मौका दिया जिन्होंने प्रॉपर होमवर्क किया था, जिन्होंने एक एक संशोधन को पढ़ा था, जो जेपीसी में थे। डॉक्टर नसीम जो थे, लेकिन किसी में थे कि नहीं थे, बताइए मुझे। तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते थे कि माननीय राहुल गांधी जी, सीधी सी बात और है। आप यहाँ के आर्टिकल समझा रहे हैं। लीडर आप ऑफ बोल लीजिए भाई ऑपोजिशन साहब, की आप बोल उपाधि लीजिए, है मैं उनके सुन रहा हूँ। पास। आप बोलिए, आराम से बोलिए भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ नहीं, आपको। जी, सुनिए, आप जवाब दीजिए। लेकिन आप जो इस तरह का दे रहे हैं वो अच्छी बात नहीं ना है। आप बताइए ना, मुसलमान के लिए आप क्या किए हैं? नीतीश बाबू को अब पलटू राम भी लोग कहने से घबराते हैं, पता नहीं कब किस करबट बैठ जाए। अब तो दया आती है उनपे भाई साहब। दिनेश जी, अब दिक्कत ये है जी, कि जब नीतीश मौका है बाबू तो बोलना नहीं कहाँ है, क्या बोल और दे, जब कि काम कहाँ हो क्या जाए तो व्यवहार उसमें कर दे। टांग अड़ा लेनी आपको है। याद है ये महिलाओं के कांग्रेस साथ क्या पार्टी बोला की उन्होंने? याद है आपको? देख लीजिए। जब अभी देहात में ठीक गए है, थे, प्लीज हो गया। तो इसलिए थोड़ा अब सारे समझिए। एक ही बात में थोड़े बोलेंगे। ठीक है संदीप जी, एक सेकेंड। दिनेश जी, जवाब दीजिएगा। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर एक पार्टी ने काम किया है, किसी भी पार्टी का नाम ले देखिए, लीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। बीजेपी का अपना एजेंडा है। बीजेपी अपने एजेंडे पे, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी क्लियरली चल रही है। बीजेपी को लगता है ये हमारी आइडियोलॉजी है। राम मंदिर बनाना था, 370 तोड़ना था, अब पक्का वोट कर दिया। अब वो कॉमन सिविल कोड भी लाएंगे बीजेपी। बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी पे क्लियरली चल रही है और बड़ी फॉरवर्डली चल रही है। और कांग्रेस को ये पता नहीं कि अपनी आइडियोलॉजी क्या है। अभी जगदीप जी ने एक बात कही, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की। इन्होंने कहा कि वक्फ जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको संविधान से क्या लेना देना। इट मींस कि वक्फ बोर्ड भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो, मैंने कहा टर्मिनल बीच में है। आपने कहा मैंने ये भी इसको कहा, नो संविधान नो से नो क्या दिनेश जी, नो प्लीज डोंट टेक इट संविधान लाइक सबसे अदरवाइज। बड़ा है। मैंने कोई कहा जब पार्टी, टर्मिनल कोई है, मैंने सेक्शन बोर्ड, गिना दिया कोई आपको भाई रिलीजियस साहब। बॉडी, कोई रिलीजन, संविधान ये कोई थोड़ी बड़ा ना नहीं कहता इंडियन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन 26 से। का ये कह रहे कि नुकसान इंडियन कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 से का ये लेना हाल देना हो क्या? चुका है कांग्रेस का। बताइए ना मुझे, जगदीप जी, मैंने कैसे अगर कंट्रोवर्शियल कही? जगदीप जी, कांग्रेस वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के तौर पर चलती है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो कार्य और करता है, कांग्रेस बूथ लेवल से लेकर बीजेपी की स्ट्रेटजी, टॉप टू बॉटम, कांग्रेस बॉटम हमेशा टू बीजेपी टॉप की स्ट्रेटजी में एक ट्रैप में आ रणनीति जाती पर है। चलती है। दिनेश जी, मैं आशा जी एक मिनट मुझे दीजिएगा। मुझे तो लग रहा है दिनेश जी पहले फील्डिंग पे बैठे थे, कैसे क्या चाहे मैं लपक लूं। भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो संविधान से उसका क्या लेना देना। मैंने ये कहा कि जब टर्मिनल है, देश की दोनों अदालतों में छोटी बड़ी सेक्शन 4 और 40 आपको मौका देती है जाने का, तो फिर संविधान बीच में कहां से आया?
और आर्टिकल 26 और 25 का ये हनन है या नहीं। और मैं एक और बात बता दूं, आप कह रहे हैं ना भाजपा बड़ी क्लियर सोच के साथ चल रही है। भाजपा इस देश को बांटने के नाम पर चल रही है और भाजपा ने अपने तमाम घटक दलों का एक सेकंड गर्क कर दिया। संदीप जी रुकिए। कानून को लाने के बाद संदीप जी रुकिए अभी एक सेकंड। ना नीतीश दिखेंगे, ये याद रखिए। दोस्त दे रहे हो वाह। चलिए कंटिन्यू कीजिए। गाल बजाने में तो इसी को हमारे गांव में कहा था, चोरनी हो तो गल करो, गाल बजाइए और वोट बैंक की राजनीति करिए और वोट भी वो साथ आपका नहीं दे रहा। धन्य है, धन्य मूर्धन्य कुलदीप भाई, कांग्रेस की राजनीति बहुत धन्य है। जिसका साथ दे रहे हैं वही आपका साथ छोड़ के चला जा रहा है। पहली बार मैंने राजनीतिक दल को ऐसे देखा। संदीप जी, आशा जी स्पष्ट कर संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का लोगों को बांटने का आरोप आप पर, समुदाय को समुदाय से लड़ाने का आरोप आप पर, वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप आप पर। संदीप जी, आशा जी ये सारी बातें, हाँ बिल्कुल आशा जी ये सारी बातें निराधार हैं। इसलिए निराधार है कि जब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता पॉलिटिकल पार्टी को, तो कहेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब संपत्तियों पे हमला कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की संपत्ति पे कब्जा कर लेगी, भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी वो काम करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए, जगदीप जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी और राजेश जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्फ बोर्ड का जो बिल है, आप देखिए अब ये वक्फ कानून बन गया है तो इस पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कानून को पढ़ने की जरूरत है कि कौन से बदलाव कानून के अंदर किए गए हैं। न्यूज़ 8 में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।